सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सब्जेक्ट जो कि है फाइनेंशियल लिटरेसी होने वाला है। ठीक है। और इसका आपको जो सारा मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आंसर वाइज कवर करा देंगे हम सिलेबस आपका। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और दोस्तों को शेयर कर दो, कॉलेज ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कर दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: फाइनेंशियल लिटरेसी, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम, या फिर रिस्क रिटर्न ट्रेड हो। तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर लेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? देखो, सिंपल भाषा में समझो, ये तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम कितना समझते हो अपने फाइनेंस को, और अपनी फाइनेंशियल स्किल से कैसे सब कुछ मैनेज करते हो। जैसे कि क्या क्या कि बजटिंग कैसे कर रहे हो, अपनी सेविंग्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और अपने जो खर्च हैं, जो अपने डेट है, उनको कैसे मैनेज करते हो, जो लोन्स आपने ले रखे हैं, ईएमआईज वगैरह कैसे पे करते हो। तो ये एम्पावर क्या करता है, मतलब अगर आपको फाइनेंसेस ठीक है तो ये मनी मेकिंग डिसीजन, जो मनी के रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं उनमें हेल्प करता है। ठीक है। और इंश्योर करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को, सिक्योरिटी को, इंडिपेंडेंस को। ठीक है। और फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन जो है वो फ्रॉड से बच जाता है और फ्यूचर के लिए प्लान करके चलता है चीज़ें, और कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आपका ये है। इसको आप और भी इलेबोरेट करके लिख सकते हैं एग्जाम में। हाँ, तो देन आता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो गवर्नमेंट भी कुछ इंश्योरेंस वगैरह देती है, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं आज के टाइम में आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए। तो ये इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, और ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है, जो कि ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनको ये थोड़ा सपोर्ट देती है सोसाइटी में। और ये इसमें क्या क्या, जैसे कि हम कुछ योजनाएं हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपने सुना होगा इसके बारे में, काफ़ी एडवर्टीजमेंट वगैरह भी चला था इसका। तो ये लाइफ इंश्योरेंस देता है अप टू 2 लाख, तो 2 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है इंसान को। ठीक है। देन सेकंड आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना में क्या है ना, ये एक्सीडेंटल डेथ या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उससे आपको प्रोटेक्शन वाला इंश्योरेंस देता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपने देखा होगा शायद, बैंक अकाउंट से आपके 1 रुपया कटता है साल का, या मंथली 1 रुपये का कुछ ऐसा है। तो वो आपका इसमें आता है। जब आप बैंक अकाउंट नया ओपन करें तो उसमें ऑप्शन होता है कि आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चाहिए कि नहीं चाहिए। देन आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको या आपकी फैमिली को 5 लाख तक का जो कोई भी हेल्थ एक्सपेंस होता है, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, 5 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है। तो वो आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है पर फैमिली, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, 1 साल के अंदर। ठीक है। तो ये स्कीम जो है वो सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करती है, और आपका जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है इमरजेंसीज के टाइम में, उस चीज़ को कम करने में हेल्प करती है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव थे। देन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न से क्या मतलब है कि इसमें ना सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा। अगर रिस्क आप कम ले रहे हो तो रिटर्न भी आपको कम ही होना है, ऐसा नहीं कि रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनेंस का, जो कि सजेस्ट करता है हाइयर द रिटर्न्स आर जनरली एसोसिएटेड विद हाइयर रिस्क। जो अभी बात बताई मैंने, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। जैसे कि अगर आप मान लो आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके वहाँ क्या रिस्क, क्या है, रिस्क ज़्यादा है कि कभी भी डूब सकता है और कभी भी उठ सकता है। तो रिटर्न भी वहाँ आपके ज़्यादा ही होते हैं, स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप बैंक में पैसा जमा करो, ये मैंने बना दिया एक बैंक, और अगर आप बैंक में जाके पैसा जमा कराते हो तो बैंक में जो आपको पैसा मिलता है वो बहुत ही कम रिटर्न्स होते हैं। मतलब 7%, अगर तुम एक एफडी भी कराओ तो 6.5 से 8% मैक्स टू मैक्स मिल जाता है आपको 1 साल में, एनुअल उस पर इंटरेस्ट। ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट आपका स्टॉक में हो जाता है। तो यहाँ रिस्क कम है, बैंक में रिस्क कम है, तो रिटर्न भी आपका कम ही होगा। ये यहाँ पे फैक्टर है। तो इन्वेस्टर मस्ट बैलेंस देयर रिस्क टॉलरेंस, मतलब कि कितना रिस्क लेना है, कहाँ लेना है, और कितनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा सा डिसीजन ले, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक से ले। ठीक है। देन एक क्वेश्चन आता है,
ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के भी चांसेस है, आएगा ही आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टैक्स स्लैब के ऊपर क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जी आर द कैटेगरी ऑफ सुपर सीनियर, सीनियर एंड रेजिडेंट। तो एक्स जो है वो क्या है, सुपर सीनियर, वाई क्या है, सीनियर, और जी क्या है, वो नॉन सीनियर है, मतलब सीनियर नहीं है, सीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये रेस्पेक्टिवली क्या कर रहे हैं, टैक्स इनकम है इनकी, मतलब जो टैक्सेबल इनकम है एक्स वाई जी की, वो है 6 लाख, 15 लाख और 25 लाख। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए तो आपको कंप्यूट करनी है उनकी टैक्स लाइबिलिटी फॉर ईच ऑफ दैम अंडर द न्यू टैक्स रेजाइम ऑफ द ईयर 2024-25 के लिए आपको कैलकुलेट करनी है। तो देख लेते हैं टैक्स लाइबिलिटी जो एक्स वाई जी की है, जो न्यू टैक्स रेजाइम में होगी वो क्या होगी। तो ये हम स्लैब रेट्स कौन से लेंगे, जो अभी फाइनेंशियल ईयर में नहीं, जो आपकी बुक्स वगैरह में मेंशन है, वो बजट 2023 वाले टैक्स रेजिम लगेंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है सेक्शन 115 बीएसी के अंदर, ठीक है। तो टैक्स रेट्स देख लेते हैं क्या क्या है। अप टू 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, और 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक आपका 20% का टैक्स देना होगा, या उससे 15 लाख से ऊपर कुछ भी है तो आपको 30% का टैक्स देना है यहाँ पे। देन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ आपको ना रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। अगर आपको जनरली पूछा जाए तो आप डाल के आ सकते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन भी हो सकता है, नहीं तो आप इसे अज्यूम करके पॉइंट को लिख देना कि वी आर अज्यूमिंग द रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि अवेलेबल होता है कितना, 7 लाख, जिसकी इनकम 7 लाख है एनुअली। तो उसको हम रिबेट दे देते हैं कितनी, 25,000 तक की छूट दे देंगे। तो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है ना वो नील हो जाती है, ठीक है। अभी देखेंगे हम इसका, क्वेश्चन में भी ट्रीटमेंट हमने इसका कर रखा है, ठीक है। और इस पे जो है ना, तो ये ऑल इंडिविजुअल को देना होता है यूनिफॉर्मली, मतलब न्यू टैक्स रिजाइम जो है वो उसमें ऐसे सीनियर सिटीजन वाली और सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई छूट नहीं है, तो इसमें नहीं दे रखा। तो एज बेस्ड एग्जम्पशन नहीं दे रखी न्यू टैक्स रिजीम में हमारी, तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है वो, ठीक है। तो कंप्यूट कर लेते हैं एक्स का, जो कि सुपर सीनियर सिटीजन है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 6 लाख में की बनती। स्लैब रेट कितने हैं, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 3 लाख से 6 लाख तक कितना लगेगा, 3 लाख हो गया, ये 3 लाख हो गया, इसका कितना 5%, ठीक है। अच्छा 15,000 रुपये इसका टैक्स आ गया यहाँ पे। बट ये रिबेट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन अंडर 87A। तो 7 लाख से इनकम तो कम ही है, 6 लाख है, तो रिबेट कितने तक की मिल जाती है हमें बताया, तो 25,000 तक की, और यहाँ टैक्स कितना आ रहा था 15,000, तो यहाँ पूरा नील हो गया, जीरो आ जाएगी वैल्यू। देन वाई जो कि सीनियर सिटीजन है, उसकी इनकम कितनी है 15 लाख, तो 0 से 3 तक कुछ नहीं लगेगा, 3 से 6 तक वही 15,000 लगेंगे, 6 से 9 तक 30,000 लगेंगे, 3 लाख का 10%, फिर 9 से 12 तक 3 लाख का 15%, 45,000, और देन 12 लाख से 15 लाख तक जो 3 लाख है उसका 20%, तो 60,000 ये लगेंगे। फिर इन सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 1.5 लाख आ जाएगा, जो कि टोटल टैक्स होगा, और हमें ये देना होगा। और जब इनकम ज़्यादा बड़ी होती है तो हम वहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देते हैं 4% का। बट ये 4% का जो हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देंगे, कोई भी सेस आएगा, तो उसको हम उसकी इनकम पे नहीं कैलकुलेट करेंगे, इनकम का 4% नहीं, इनकम का 4% नहीं करते हम। 4% किसका लेंगे, 4% लेंगे हम इस 1.5 लाख का, ठीक है। देन टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा 1,56,000। देन जेड के बारे में बात कर लेते हैं। जेड में भी आपका ऐसे ही होगा, जो 25 लाख है, 0 से 3 नील, 3 से 6, 6 से 9, तो ये सबका 10%, फिर 15%, फिर 20%। अब 15 लाख से 25 लाख तक है, तो यहाँ 10 लाख का डिफरेंस आ गया, तो 10 लाख की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30% से, तो 10 लाख का 30% यहाँ 3 लाख आ जाएगा। तो आपका टोटल टैक्स कितना आ गया, 4,50,000। अब इस पर एजुकेशनल सेस निकालेंगे, तो इसका आपको क्या 4% कर देना होगा, इसका 4% आप करोगे तो वो आएगा 18,000, और दोनों को, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,68,000, 4,68,000, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अचीवमेंट जो है वो फाइनेंशियल गोल्स की, वो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है। विदाउट प्रोएक्टिव मेजर अगर हम ना लें, बहुत ही पोटेंशियल के साथ, बहुत ही दिमाग लगा के ना चलें, तो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है। और एक्सप्लेन करो डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो कि रिस्क को कम करने में आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अचीविंग फाइनेंशियल गोल रिक्वायर प्लानिंग,
की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, कुछ भी बहुत सारे डिलेज हो जाते हैं या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा होता है आपको, तो उस चीज़ को मैनेज करने में ये यहाँ पे आपको चैलेंजेस आते हैं। तो हम उसको धीरे धीरे करके कैसे फाइनेंशियल रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज फाइनेंशियल रिस्क। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से आपको क्या समझ आता है कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होके मतलब चीज़ें फैल जाना, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हो जाना। तो यहाँ एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मान लो इसका ही एग्जांपल लेते हैं, एक ही भाई आपकी बास्केट है, इसमें आपने बहुत सारे एग्स डाल दिए, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो अर्थक्वेक आ गया और इसमें है, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो इस बास्केट की, कहीं लेके जा रहे हो और गाड़ी को लग रहे हैं झटके, तो ये अगर एक अंडा ख़राब होगा, ये आपस में टकरा के सारे अंडे फूट जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बट अगर आप इन्हीं अंडों को एक अलग अलग डब्बे में दो दो अंडे भी डाल के रखते, या एक एक सिंगल सिंगल अंडा एक एक डब्बे में डाल के रखते, या अलग ट्रे में रखते, तो ये सेफ रहते, इनमें से कोई टूटता कोई बच जाता। तो यहाँ आपका ज़्यादा ठीक रहता है कि आप अपनी रिसोर्सेज जो हैं, अपने जो एसेट हैं, उसको कैटेगराइज कर दो, उसको कैटेगराइज कर दो अलग अलग चीज़ों में। मतलब कि स्टॉक्स ले लो, बॉन्ड्स ले लो, गोल्ड में अलग इन्वेस्ट करो, रियल इस्टेट में अलग इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं आपने एक ही चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, मान लो आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया और गोल्ड के रेट आने वाले 5 साल में एकदम से बहुत ही नीचे चले गए किसी वजह से, या आपने सिर्फ रियल इस्टेट में कर रखा है इन्वेस्ट, तो आपको उतनी ही वैल्यू 4 साल बाद मिलेगी, तो आपको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। और ये सेक्टर्स भी डिवाइड कर सकते हैं आप, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है। देन ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है इम्पैक्ट का, जो कि पुअर परफॉर्मेंस एसेट है उसका पूरा पोर्टफोलियो पे असर नहीं पड़ता। मतलब आपका कोई भी एक एसेट डूब रहा होगा तो आपका ओवरऑल जो ग्रोथ है वो नहीं डूबेगी, उस पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा बट वो मैनेजेबल होगा, आप उसको टैकल कर सकते हैं। देन इमरजेंसी फंड क्रिएशन, इमरजेंसी के टाइम पे आप फंड बनाओ। कहते हैं ना, आपके घर में भी बोलते हैं कि सेविंग्स रखनी है इमरजेंसी टाइम के लिए, या अभी ये करना है, तो 3 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंस आप बचा के रखते हैं अपना फॉर द इमरजेंसी फंड इसमें। और ये सेफ गार्ड करता है आपका, अगर आपकी नौकरी चली गई तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है साहब, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, मतलब कैसे उसमें पैसा बचा के रखें, उसके लिए इमरजेंसी फ़ंड बना के रखें। और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी आ जाते हैं, कई बार शादी आ गई तो आपको पूरी फैमिली की शॉपिंग करनी है, तो उसमें लाखों रुपए चले जाते हैं, ठीक है। और आपको मतलब प्रिवेंट करना है किसी, मतलब कोई ब्रेक या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कोई ब्रेक लेना है, तो उस चीज़ के लिए उसमें वो करती है। देन इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस लो या फिर लाइफ इंश्योरेंस लो या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लो, कि अगर कोई भी अनप्रडिक्टेबल इवेंट हो जाता है, कुछ भी इमरजेंसी या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंटल इवेंट हो जाता है, तो आप उसमें ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना हो, या कोई प्रॉब्लम ना हो, या आपके पीछे वो आपकी फैमिली को सेफ गार्ड कर सके। तो ये रिड्यूस करता है फाइनेंशियल बर्डन को फ्रॉम एक्सीडेंट, इलनेस और अनटाइमली डेथ, ठीक है। किसी का लाइफ इंश्योरेंस होता है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जो कि फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालते। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, अब गोल के बेसिस पे कर लेंगे हम इसमें, जैसे कि हमारा कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है कि वो अटेन होगा, उस चीज़ के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। मान लो मुझे आपका आपका बेटा है, बेटी है, और आपके आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कि जब मेरा बच्चा डीयू में जाएगा पढ़ने, तो मैं उसके लिए, उसका मंथली रेंट होगा 12,000 रुपये, तो मेरे को ये फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी है। तो वो गोल सेट कर लिया उन्होंने कि उन्हें एजुकेशन में पैसा डालना है, रिटायरमेंट के लिए, या फिर होम परचेस कब करना है। तो वो गोल के बेसिस पे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपनी, कि कहाँ मुझे खर्च करना है, कहाँ मुझे सेविंग करनी है। तो ये रिस्क लेवल को जो है वो टाइम हॉरिजन्स में और गोल की प्रायोरिटी के बेसिस पे बांट देता है। देन फिफ्थ आता है रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। तो आप टाइम टू टाइम अपना, जैसे कि आप अपना ट्रेडिंग का ही पोर्टफोलियो ले लीजिए, तो आप टाइम टू टाइम से देखते हैं ना, क्योंकि उसमें सुबह शाम आज कल में ऊपर अप डाउन, कभी बहुत ऊपर चला जाता है, कभी बहुत नीचे चला जाता है। अगर आप उसको देखेंगे नहीं, मॉनिटर नहीं करेंगे, तो आप रियल टाइम अपडेट नहीं ले पाएंगे और आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्या पता चले आप देखें ही ना और आपके स्टॉक्स डूबते चले जाएँ, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाता है। तो पीरियडिकली रिव्यू करो अपनी इन्वेस्टमेंट को और इंश्योर करो वो अलाइन कर रहे हैं कि नहीं आपके रिस्क एपेटाइट के साथ, कि आपकी क्षमता है कि नहीं, आप उतना डाइजेस्ट कर पाओगे रिस्क लेना, ठीक है। देन रिबैलेंस करो पोर्टफोलियो को अगर कोई भी क्लास बिकम ओवर एक्सपोज्ड,
ठीक है। देन ये यहाँ क्वेश्चन है आपको गिवन कि आपको कैलकुलेट करना है रिटर्न को और रिस्क को ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो आपको बूम दिए हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपकी ये 0.30, 0.40, 0.30, और ये रिटर्न दे रखा है 30% होगा, 11% होगा, यहाँ -17% होगा कि यहाँ रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमको रिटर्न कितने हो सकते हैं आपको ये जानकारी लेनी है। तो इसका फॉर्मूला है ER एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसमें सम्मिशन PI इंटू RI। PI इंटू RI क्या है, PI अभी देखा है ना, PI जो है ये है आपका PI और रिटर्न वाला है आपका RI। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज़ परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेनी है, और PI ये है, RI ये है, उसका सम्मिशन, फिर सेकंड वाला जो था केस उसका, फिर सम्मिशन, फिर जो थर्ड वाला था उसका आपको लेना है, और ये ऐसे करके आपको सब ऐड कर देंगे तो 0.083 आ जाएगा, या फिर परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.3% आ गया। देन रिस्क स्टैंडर्ड एविएशन। रिस्क स्टैंडर्ड एविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वस टू सम्मिशन PI इंटू ये जो है RI माइनस E, और उसका ER R²। तो RI जो भी पर्टिकुलर RI है जो हमने टेबल में ऊपर देखा, ये है ना, ये RI रिटर्न वाला कॉलम, तो ये जो भी पर्टिकुलर RI है इसमें से हमारी जो वैल्यू आई 0.083, तो हम इसको माइनस करेंगे सब में से। तो हमने यहाँ इसको माइनस करके देख लिया है 0.30। RI की वैल्यू ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट थी, और इसमें से हमने 0.083 को माइनस कर लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ जो भी ये वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, ये हमने वैल्यूज़ निकाली है RI माइनस ER का R²। ठीक है, ये हमने माइनस करके ये वैल्यूज़ आपकी आ गई। बट अभी हमारी ये वैल्यूज़ आई हैं, हमको इनको मल्टीप्लाई करना है PI वैल्यूज़ है, और देन उनका सम्मिशन करना है। तो इसको देख लेते हैं, हमने सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया, ये सबकी मल्टीप्लाई कर दी और सबको ऐड कर दिया तीनों टर्म्स को। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद 0.03356 आया, और इसका हमने कर दिया अंडर रूट। कैलकुलेटर आपका लेके जाना और आप अंडर रूट कर देंगे तो आपका ये परसेंटेज में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देन राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इम्पोर्टेंस ऑफ नोन योर कस्टमर, और मतलब KYC की बात कर रहा है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है। तो नो योर कस्टमर क्या है, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं उसकी। सबसे पहले नो योर कस्टमर जानते हैं। KYC जो कि प्रोसेस यूज़ होता है बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि वेरीफाई करते हैं आपकी आइडेंटिटी। जब क्लाइंट मतलब कोई सर्विस दे रहे हैं उसको, बैंकिंग सर्विस में जाओगे तो आप KYC फॉर्म आपको भरना होता है, तो आप अपनी उसमें सारी डिटेल देते हैं कि मतलब सर्विस के स्टार्ट होने पे भी हो सकता है, और टाइम टू टाइम भी बोलते हैं ना अपनी KYC अपडेट करो, अपडेट। तो आपको KYC अपडेट करने का ऑप्शन बार बार आता रहता है। देन इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, कि कोई भी फ्रॉड या कोई मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, मतलब कौन उनको होने से रोकता है। तो ये डिटेक्ट करके रखता है और प्रिवेंट करता है सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को, लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, किसी और आधार से चीज़ें कर रहा है, या कुछ और नाम बता रखा है बट उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, या उसका प्लेस अलग है, और वो पैसा लेके भागने की फिराक में है, गायब होने के चक्कर में, या फाइनेंशियल फ्रॉड करना चाहता है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो उस चीज़ को जो है ये एलिमिनेट कर देता है क्या, आपका KYC। तो उस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनहेंस कर देता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जब फाइनेंशियल सिस्टम सारा ठीक होगा तो ये इंश्योर करेगा फाइनेंशियल सिस्टम का ठीक होना, और जेन्युइन पर्पस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, देन रेगुलेटरी कंप्लाइंस इसकी क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, जो 2002 का है, उसका उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको KYC लेनी ही है, ये मस्ट है, इट इज़ कंपलसरी टू आस्क। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। इम्प्रूव करता है कस्टमर का ट्रस्ट, मतलब कस्टमर जितने भी होंगे, अगर आप मान लो कोई भी NBFC है तो वो आप अपने कस्टमर ऐसे रख रही है कि जो KYC दे रहे हैं, सारी अपनी डिटेल दे रहे हैं, तो उनके जो और अदर कस्टमर होंगे तो उनके पास ना आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिफिकेशन है वो उसका ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर देगी इंस्टीट्यूशन के और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, आपको ये लिख के आ जाना इसमें। देन फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है, ये वो है कि कोई भी आप हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने फाइनेंस को रेस्पॉन्सिबली मैनेज करना, और इंक्लूड उसमें क्या कर लिया आपने, स्पेंडिंग पर लिमिट्स लगा दी कि मेरे को 5,000 का ही खर्चा करना है इसमें, और रेगुलरली सेविंग्स करें और अवॉइड करें अननेसेसरी डेट। तो आप जैसे कि आपकी लिमिट है कि मैं महीने में 20K कमा रहा हूँ और आप 21K का खर्च कर रहे हैं,
तो वो ख़राब चीज़ है, आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी, उस चीज़ से बचना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक यही आ जाता है कि एस्पेक्ट जो है बजटिंग। तो बजटिंग करेंगे आप अपनी कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंस कितने हैं, और आप उस चीज़ में आपको देखोगे कि आप सेविंग कर पा रहे हैं या ओवर स्पेंडिंग कर पा रहे हैं, और अगर ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। देन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, आप वेल्थ को प्रिपेयर कर रहे हैं, वेल्थ को फ्यूचर के लिए आप रख रहे हैं कि आपको फ्यूचर में किसी कोई भी नीड हो तो आप अपनी सेविंग से इन्वेस्ट जो आपने किया उससे रिटर्न से आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ, उस चीज़ को खरीद पाएँ। तो ये इमरजेंसी के लिए प्रिपरेशन होती है फॉर द फ्यूचर। ठीक ठीक है। देन आता है डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट क्या होता है, टाइमली रिपेमेंट्स ऑफ लोन, कि आप अपनी सारी ईएमआईज़ या जो भी होम लोन है, कार लोन है, उसकी जो ईएमआईज़ है वो टाइम टू टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम पे करें। और हाई इंटरेस्ट जो डेट है आपके ऊपर, कोई भी लोन है जो कि हाई इंटरेस्ट डेट का है, तो उसको आप सबसे पहले रिपे करेंगे, मतलब आप प्रायोरिटी कर रखेंगे उसमें। तो ऐसे ही आपका डेट मैनेजमेंट होता है कि आप क्या चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, क्या लोन आप पहले क्लियर करेंगे, देन छोटे छोटे लोन्स की आप ईएमआईज़ टाइम टू टाइम देंगे, ये मैनेजमेंट होता है। देन गोल बेस्ड स्पेंडिंग। गोल बेस्ड स्पेंडिंग स्पेंडिंग क्या होता है, आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को ऐसे अलाइन करते हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आपके कोई भी हार्म ना हो, उन पे कोई इफेक्ट ना हो। जैसे आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि मेरे को इस मंथ के एंड तक घर में फ्रिज लाना है, या इस मंथ के एंड तक इस समर में जून में मेरे को कूलर लाना है। और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है कि मेरे को बच्चे के बीटेक की फ़ीस भरनी है, मेरे को बच्चे को एमबीबीएस कराना है, तो उस चीज़ के लिए अपने फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। तो ये गोल बेस्ड स्पेंडिंग होगी। तो आपको कूलर ऐसे लाना है ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म गोल पे इफेक्ट ना डाले, और आपको लॉन्ग टर्म गोल ऐसे रखने हैं ताकि आपके शॉर्ट टर्म गोल पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े उसका, ठीक है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, और आपका स्ट्रेस कम होगा और अचीवमेंट होगी आपके फाइनेंशियल गोल्स की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। मतलब टैक्स प्लानिंग का की ऑब्जेक्टिव क्या है और ये डिफरेंट कैसे है टैक्स इवेजन से। ये देखो अभी बता देता हूँ। डिफरेंट तो ये ऐसे है, टैक्स इवेजन का मतलब होता है आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, और टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है आप अपने जो फाइनेंसेस है उनको ऐसे अरेंज कर रहे हो अपना टैक्स मिनिमाइज़ करने के लिए, और जिससे कि आपका टैक्स की बचत हो जाती है और आप कम टैक्स पे करते हो। तो वो टैक्स सेविंग है कि आपने किसी तरीके से प्लानिंग ऐसे की कि आपने अपना टैक्स बचा लिया, डिडक्शन का यूज़ करा रूल्स के अकॉर्डिंग। बट इवेजन क्या होता है, टैक्स की चोरी, आपने कोई चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की। तो व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग देख लेते हैं। तो टैक्स प्लानिंग क्या है, वो लीगल प्रोसेस है कि अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को ऐसे अरेंज करना जो कि आपका टैक्स को मिनिमाइज़ कर दे। सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी। और एडवांटेज आप किस चीज़ का ले सकते हो उसमें, डिडक्शन का, एग्जाम्पशन का, या बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर रखा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मिनिमाइज़ करता है टैक्स की लाइबिलिटी को, कि आपका जो भी टैक्स है वो रिबेट या डिडक्शन या एग्जाम्पशन के थ्रू कम हो जाएगा। और कंप्लाई विद लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या है इसकी, एंश्योर टैक्स सेविंग इज डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द इनकम टैक्स। मतलब जो जो लीगल प्रोविजन है उसी के अंदर होना चाहिए, अगर उससे बाहर चलेगा तो फिर तो टैक्स इवेजन हो जाएगा ना वो। देन ऑप्टिमल यूज़ ऑफ टैक्स इंसेंटिव। जो टैक्स इंसेंटिव्स आपके मिले हैं उसका ऑप्टिमल यूज़ करें, तो उसको में बेनिफिट देता है। बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए मिला है, रिटायरमेंट के लिए, इंश्योरेंस, एजुकेशन के लिए, ठीक है। देन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये इनक्रेज करता है इंडिविजुअल को और बिजनेस को टू सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हो, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, और पीपीएफ, प्रोविजनल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। देन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करता है, जब आप टैक्स तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, सिंपल सी चीज़ है। और ये आपको डिफरेंस दे रखा है सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में। सेविंग क्या होती है कि पैसा बचा के रखना, कम खर्चा करना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने खर्चा तो किया बट वो इन्वेस्ट करा कुछ एसेट या कोई अर्निंग करने के लिए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, ये लॉन्ग टर्म होती है इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। मतलब रिस्क नहीं होता इसमें, यहाँ रिस्क होता है, हाई भी हो सकता है रिस्क। तो ये आप डिफरेंस पढ़ लेंगे नोट्स से, जो कि आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है इंडिया में, फिक्स्ड इनकम ऑप्शन, एफडीज, मतलब फिक्स्ड जो कि एफ, जिसमें आपको पैसा एक टाइम पे पर्टिकुलर मिलेगा, आप कभी भी नहीं कर सकते। तो एफडीज़ है, जैसे कि आप बैंक या एनबीएफसी में फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कि मेरे को साहब 12% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 12 तो नहीं मिलता, 8 का मान लो, 8% की एफडी, 1 साल में इतने, 2 साल में इतने, ठीक है। देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, गवर्नमेंट बैक्ड है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देता है,
विद टैक्स बेनिफिट, मतलब आपको इसमें अगर आप इसमें पैसा दे रहे हो तो आपको टैक्स के बेनिफिट मिल जाएंगे, कुछ एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं यहाँ पे। देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें क्या है, स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन का भी ऐसी है, जो 60+ एज में होते हैं तो उनको रेगुलर इनकम मिलती रहती है, ये उनके लिए सेफ गार्ड है एक, ठीक है। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, जो पोस्ट ऑफिस में आप किसी का बैंक अकाउंट होगा तो उसको पता होगा, तो वो फिक्स्ड मंथली इनकम जनरेट करने का आपको ऑप्शन देता है, उसमें स्कीम्स हैं, ठीक है। मार्केट लिंक्ड ऑप्शन, मतलब मार्केट से क्या है, तो मार्केट से आपको क्या समझ आ रहा है, इक्विटी शेयर जिसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न होता है, और कंपनी की ओनरशिप इन्वॉल्व हो जाती है इक्विटी शेयर्स में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये बहुत सारे पूल है, मतलब पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोफेशनल मैनेज करते हैं, मतलब बहुत कंपनीज़ हैं तो वो अलग अलग अपने अपने म्यूचुअल फंड्स देती हैं और उसमें काफ़ी सारी कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होते हैं। तो इसमें क्या इक्विटी फंड्स आ जाता है जिसमें हाई रिस्क होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इसमें डेट फंड। डेट फंड क्या है, वो मॉडरेट रिस्क लेवल होता है, ना तो हाई होता है ना लो होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें हाइब्रिड फंड, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। किन दोनों का कॉम्बिनेशन है, डेट फंड का एंड म्यूचुअल उसका इक्विटी फंड्स का, ठीक है। देन रिटायरमेंट एंड इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या आती है। रिटायरमेंट के बाद जैसे कि आपकी नेशनल पेंशन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट वेक्टर सेविंग विद टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ऊपर बताया। यूलिप्स, यूलिप्स क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब कि आपका जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट है वो कंबाइन होता है इसमें, ठीक है। ये इतनी चीज़ इसमें बता रखी है। देन रियल एस्टेट में क्या है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड्स, फ्लैट्स या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जैसे रेंटल वगैरह आपने देखे होंगे, वही सब रियल एस्टेट का है। ब्रोकर वगैरह जो होते हैं वो रियल एस्टेट का काम होता है, ठीक है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा चाहिए, सीआर्स में आपको लैंड मिलेगी, और लो लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो कम होता है इसमें, ठीक है। देन गोल्ड एंड कमोडिटीज़। गोल्ड और कमोडिटीज़ में क्या है, आपको फिजिकल गोल्ड ले लिया या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले लिया। गोल्ड के ईटीएफ्स आते हैं, ईटीएफ्स जो है ना वो काफ़ी सस्ते प्राइस में होते हैं, मतलब उसमें कुछ परसेंटेज में भी आप शेयर्स खरीद सकते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड में, और यूज्ड इन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस में हेल्थ इंश्योरेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और प्रोसेस क्या है उसको क्लेम करने का, क्लेम सेटलमेंट इन द इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो एक एक करके देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन पर्सनल फाइनेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को और उसकी फैमिली को फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस एंड कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो उससे, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है ये हाई मेडिकल कॉस्ट की जो भी है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, सर्जरी हो रही है, डायग्नोसिस हो रहा है, या फिर कोई ट्रीटमेंट जो भी बहुत एक्सपेंसिव है उसमें बेनिफिट दे देता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है सारी कॉस्ट या रिड्यूस कर देता है आपका फाइनेंशियल बर्डन ऑन द इंडिविजुअल, ठीक है। देन प्रमोट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब भाई आप खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आयुष्मान योजना ही बताई मैंने, तो उससे आपको प्रमोट करेगा ना, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएंगे, आपके 5 लाख रुपए बच रहे हैं उसमें। तो प्रिवेंट करता है डिप्लीशन ऑफ सेविंग और इमरजेंसी फंड को, सडन मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, और हेल्प करता है आपको कि ट्रैक पे रहें आपके फाइनेंशियल गोल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी सब ठीक ठाक चलती रहे। देन एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। अब जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना आपको बहुत सारे हॉस्पिटल से कनेक्टेड होता है वो, कि आपको इस हॉस्पिटल में आप इलाज कराओगे तो आपको इतना बेनिफिट होगा, तो उनका टाइप होता है, तो कैशलेस ट्रीटमेंट भी आपका यहाँ हो जाता है। और एनकरेज करता है टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन और प्रिवेंटिव केयर, मतलब आप डायग्नोसिस वगैरह के लिए जो होते हैं तो आप अपनी हेल्थ भी अच्छी रख पाएंगे उससे, क्योंकि आप टाइम टू टाइम टेस्ट करा रहे हैं। देन टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन, मतलब कि आपने कोई भी प्रीमियम दिया हेल्थ इंश्योरेंस का तो उसकी आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगी, जो कि ऑल टैक्स रिजीम वगैरह में थी अंडर सेक्शन 80D, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के। और इसमें आपको कितनी मिलेगी, अप टू 25,000 फॉर सेल्फ एंड फैमिली। 25,000 तक का आपको प्रीमियम दे रहे हैं तो उसकी टैक्स डिडक्शन मिल जाती है आपको मंथली। और एडिशनल 25,000 और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन के लिए, और भी ज़्यादा इन्होंने कर रखी है। कवर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब कि पहले या बाद में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जो भी है उसको कवर करती है। हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो कवर, टेस्ट कर रही है, मेडिकेशन कर रही है, मतलब सारे ट्रीटमेंट जो पहले हो रहे हैं या बाद में, या ऑपरेशन सर्जरी कुछ भी हो तो सबको कवर करती है। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी का, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में। तो इसमें आपको दो टाइप का क्लेम सेटलमेंट होता है, विच इज़ ऑफ टू टाइप। कैशलेस क्लेम सेटलमेंट, मतलब कि बहुत सारे हॉस्पिटल जुड़े हैं, मतलब हॉस्पिटल का सिलेक्शन करोगे आप,
एक हॉस्पिटल सेलेक्ट करोगे नेटवर्क लिस्ट से फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट। अपना हेल्थ कार्ड उनको शो करोगे, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जैसे आयुष्मान कार्ड या आईडी प्रूफ कोई भी। और प्री ऑथराइजेशन फॉर्म में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो है और टीपी वो मतलब प्री ऑथराइजेशन फॉर्म हॉस्पिटल को सेंड करती है और उनसे आप वो फॉर्म फिल करके देते हैं। देन अप्रूवल होगा, इंश्योरर जो है आपका, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो वेरीफाई करेगी आपकी डिटेल और आपको अप्रूव कर देगी। और इन इमरजेंसी दिस में बी डन क्विकली, मतलब बहुत जल्द से जल्द कुछ घंटों में ये काम भी हो जाता है अगर कोई इमरजेंसी है तो। और ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज में आपको मिलता है, हॉस्पिटल बिल जो है आपके वो डायरेक्टली इंश्योर को पे कर दे मतलब सेंड कर देते हैं। और डिस्चार्ज के टाइम पे उसका पेमेंट नॉन कवर्ड आइटम्स जो हैं वो रह जाते हैं, मतलब हमको पे करने होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी जो बाकी खर्चा है वो पे कर देती है। देन रीएम्बर्समेंट क्लेम सेटलमेंट एट अ नॉन नेटवर्क, मतलब ये दूसरा टाइप है, रीएम्बर्समेंट करेंगे हम क्लेम का सेटलमेंट करके, ठीक है, जबकि नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट एंड पेमेंट के लिए पे द हॉस्पिटल बिल्स अपफ्रंट फ्रॉम योर ऑन फंड्स, मतलब हम खुद से पैसे देंगे यहाँ। और कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, फिर बिल डिस्चार्ज समरी, मतलब सारी चीज़ें हम खर्चे जो भी हमने रसीद करी वो सब इकट्ठी कर लेंगे, फिर उन्हें सबमिट करेंगे और फिर इंश्योर को क्लेम कर देंगे जाके कि हमारा ये खर्चा हुआ है, ये रही उसके प्रूफ और हमको ये पैसा दे दो। देन क्लेम प्रोसेस होगा, तो इंश्योरर जो है वो एसएससी का क्लेम को रिम्बर्स करेगा और अप्रूव कर देगा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। इसी के साथ आपका ये पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी का सिलेबस कंप्लीट होता है। आप इससे काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन पे थोड़ा सा अंगूठा मार देना और अपने दोस्तों को कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।